Hello everyone, Anushka this side. Welcome back to our YouTube channel Anukul Classes. So guys, today I am going to teach you the subject company law, and the chapters are and the topics are meaning of company, definition of company, characteristics of a company and classification of a company. ये जो सब्जेक्ट है ये आपके BBA सेमेस्टर 4th में है, BCom में है, BCom ऑनर्स में है, CA में है एंड CS में है। तो आप सभी के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो वन बाय वन मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले हमें कंपनी का मीनिंग समझना ज़रूरी है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे बनती है, इसको कैसे चलाते हैं, इसको कौन चलाता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो अब हम समझते हैं कि कंपनी का मतलब क्या होता है। So guys, a company is an association of individuals formed for some common purpose. यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी एक एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का। कंपनी में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होते हैं, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और इनका एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। इनका जो गोल है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, मिस्टर बी का गोल कुछ और है एंड मिस्टर सी का कुछ और है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितने भी लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है सबका एक कॉमन पर्पस है और इसी पर्पस के लिए ये आगे वर्क करते हैं। आगे देखते हैं। इट मे बी फॉर्म टू कैरी ऑन सम बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। गाइज, जब हम कंपनी बनाते हैं तो हमारा पर्पस हो सकता है कि हम कुछ बिजनेस करें, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम कंपनी बनाते हैं। और टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स एंड मैनी मोर। यहाँ तो हमने सीखा कि हम बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बिजनेस के लिए ही या फिर हम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कंपनी बनाएं। हम चैरिटेबल पर्पस के लिए भी कंपनी बना सकते हैं। वही लिखा हुआ है, टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स एंड इसी की तरह की और चीज़ें। तो कंपनी बिना प्रॉफिट के लिए भी हम बना सकते हैं। इस तरह की कंपनीज को हम कहते हैं NPOs। आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में कि जो कंपनीज उस सेक्शन के अंदर बनती हैं उनको हम कहते हैं NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। गाइज, ये कंपनी जो हम बनाते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी इच्छा से इन्वॉल्व होने चाहिए। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपनी विल से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को फोर्स करें कि आप हमारी कंपनी में इन्वॉल्व हों या आप हमारे साथ मिलकर कंपनी बनाएं। जो भी लोग कंपनी में इन्वॉल्व होंगे, लाइक मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, जो भी हैं, उनको अपनी मर्जी से कंपनी में इन्वॉल्व होना होगा। एंड इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज पर लॉ। जो कंपनी बनती है वो लॉ के अकॉर्डिंग बनती है, इसीलिए इसको हम लीगल एंटिटी बोलते हैं। वंस इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर लॉ, हैविंग अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। स्टूडेंट्स, जब हम लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी बना लेते हैं, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब हम लॉ के अंडर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो हैविंग अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी, सेपरेट का मतलब एंड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स से अलग हो जाती है। जो भी कंपनी बनाई जाती है वो और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने किए हैं एक्ट्स के लिए लायबल होती है और मेंबर्स अपने एक्ट्स के लिए लायबल होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मेंबर्स ने कोई काम किया उसके लिए कंपनी लायबल है एंड जो कंपनी ने काम किया उसके लिए मेंबर्स लायबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कंपनी और उसके मेंबर्स सेपरेट हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं हैविंग ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आगे, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। गाइज, कंपनी की अपनी परपेचुअल सक्सेशन होती है। इसका मतलब होता है जब हम कंपनी बनाते हैं तो इस इंटेंशन से बनाते हैं कि ये फ्यूचर में चलती रहेगी। इट इज़ हैविंग अ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इट फॉलोज द अजम्पशंस ऑफ गोइंग कंसर्न। इसका मतलब होता है जब हमने कंपनी क्रिएट की, कंपनी हमने
लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट की है, इसीलिए हम इसको लीगल एंटिटी बोलते हैं। अब हम जब कंपनी इसको ख़त्म करना चाहेंगे, जब इसके मेंबर्स चाहते हैं कि हमारा पर्पस पूरा हो गया या किसी भी वजह से दे वांट टू क्लोज द कंपनी या वाइंड अप द कंपनी, तो इनको लॉ के अकॉर्डिंग ही कंपनी को ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से बस ऐसे ही ख़त्म कर दिया, नहीं, इनको लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंपनी का वाइंड अप करना पड़ता है। तो कंपनी की अपनी परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब अगर कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई रिटायर हो जा रहा है या चला गया कंपनी छोड़कर, उतने पर भी कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इसकी परपेचुअल सक्सेशन रहेगी, मतलब कंपनी फ्यूचर में चलती रहेगी और काम करती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, गाइस इसको आप अच्छे से समझिएगा। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी के सिग्नेचर। आपने पढ़ा कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी ह्यूमन बीइंग नहीं है। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, लेकिन कंपनी एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, मतलब कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इसलिए ये साइन नहीं कर सकती। तो लेकिन जो कंपनी के किए हुए काम हैं उनके लिए कंपनी ही लायबल होती है। इसके लिए कंपनी को जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन्होंने ऑब्लिगेशंस ली हैं, उनके लिए कंपनी को साइन करना पड़ता है। तो कंपनी जिसके थ्रू, जिस स्टैम्प के थ्रू अपने साइन करती है, उसको हम बोलते हैं कॉमन सील। तो ये कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, ऑफिशियल सिग्नेचर, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में इसको अफिक्स किया जाता है। और जहाँ भी जिन भी डॉक्यूमेंट्स में कंपनी की कॉमन सील लगी हुई है, उन सारे वर्क के लिए कंपनी लायबल है, राइट। आगे, हाउएवर इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वही कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये इंटेंजिबल होती है, आप कंपनी को देख नहीं सकते, कंपनी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, तो इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉरपोरेशन, गाइस कंपनी को ही हम बोलते हैं कॉरपोरेशन। एवरी कंपनी हैज़ कैपिटल डिविजिबल इंटू शेयर्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होती है और हर शेयर की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो, उसमें 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है एंड 1 शेयर की वैल्यू है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल हुई ₹5 लाख। इस तरह से कंपनी की जो है शेयर कैपिटल होती है, जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी की एक स्पेसिफाइड वैल्यू होती है। तो ये हमने पढ़ा कि कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में। गाइस ये था मीनिंग ऑफ कंपनी। इसके बाद हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। तो कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है कंपनी की, 1 बाय 1 हम रीड करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द जस्टिस जेम्स, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है दैट इज कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, वही कि पर्सन्स का एसोसिएशन है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, तो यहाँ भी वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहें या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स करें, बोथ आर ऑफ सेम थिंग। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड फॉर अ कॉमन पर्पस, ये जो मिले हुए हैं, जो जुड़े हैं आपस में, वो एक कॉमन गोल के लिए हैं, उनका जो पर्पस है, जो मोटिव है, वो कॉमन है। हमने ये चीज़ ऊपर भी पढ़ी थी, फॉर्म्ड फॉर अ कॉमन पर्पस। अब ये जो पर्पस है वो बिजनेस भी हो सकता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, और फॉर चैरिटेबल पर्पस भी हो सकता है कि फॉर रिलीजियस, टू प्रमोट रिलीजियस और टू आर्ट, कॉमर्स एंड सो ऑन। गाइस जस्टिस जेम्स में जो डेफिनेशन हमें दी है वो हमने ऑलरेडी ऊपर हमने सीख ली थी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है। गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो हमारा ये एक्ट है द कंपनीज एक्ट 2013, अभी जब हम पढ़ रहे हैं तो हम ये पढ़ रहे हैं द कंपनीज एक्ट 2013, बट यही एक्ट जो पहले था दैट वाज द कंपनीज एक्ट 1956। ये एक्ट पहले 1956 था, उसके बाद ये जो अमेंड हुआ है द कंपनीज एक्ट
2013। तो अब हम जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. So, as per section 2, subsection 20 of the Companies Act 2013, इनके जो definition है वो है a company means a company incorporated. Guys, incorporated का मतलब होता है registered. ये जो भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, अब जब ये सब्जेक्ट में आगे क्लासेस लूँगी कंपनी लॉ की, तो ये जो कुछ टर्म्स हैं वो हम बार बार पढ़ेंगे, तो इनको समझते हुए चलिएगा. इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मीन्स द कंपनीज एक्ट 2013. तो उन्होंने कहा अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. प्रीवियस कंपनी लॉ में एक तो ये आ जाएगा द कंपनीज एक्ट 1956 और सॉरी, और अगर इससे पहले कोई एक्ट या लॉ था तो वो. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 है. सो गाइज, ये थी डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. हमने देखो कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए. मीनिंग ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी. अब इसके बाद हम कवर करेंगे ये वाला थर्ड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. गाइज, हमने ये जो मीनिंग पढ़ा इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कवर हो रही हैं. फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. फर्स्ट ये है, ये मैंने आपको बताया कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर एक कंपनी बनाएंगे. कभी भी एक अकेला पर्सन कंपनी नहीं बना सकता. फॉर्म्ड फॉर सम कॉमन पर्पस. ये मैंने आपको बताया कि जब भी जितने भी इंडिविजुअल्स मिलकर कंपनी बना रहे हैं उन सबका पर्पस एक कॉमन होगा, चाहे वो बिजनेस मोटिव हो, बिजनेस पर्पस हो या वो चैरिटेबल पर्पस हो. लेकिन सारे इंडिविजुअल्स का जो एसोसिएटेड हैं कंपनी के साथ उनका जो पर्पस है वो एक कॉमन होगा. फिर इसके बाद हम आते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन. एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. जितने भी पर्सन्स उससे कनेक्ट होंगे, एसोसिएटेड होंगे, वो जो है अपनी मर्जी से आने चाहिए. वॉलंटरी का मतलब होता है इट्स ओन विल. ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको फोर्स किया है कि आप कंपनी में आए, वो अपनी इच्छा से कंपनी में इन्वॉल्व होंगे. एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर लॉ. अरे जो हम कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे वो लॉ के अकॉर्डिंग करवाएंगे, और जैसे ही हम कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तभी हम कंपनी को कहते हैं इट इज़ एन लीगल एंटिटी. कंपनी अगर हमने लॉ के अकॉर्डिंग बनवाई है तो जब हम इसको एंड करना चाहते हैं तो भी हमें पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होता है. फोर्थ एंड ये फिफ्थ, सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है अपने मेंबर्स से. कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं और जो कंपनी है वो अलग है. अगर कंपनी ने कुछ काम किया है तो उसके लिए कंपनी ही लायबल है, और मेंबर्स ने जो काम किया है उसके लिए मेंबर्स लायबल है. कभी भी कंपनी के किए हुए काम के लिए मेंबर्स लायबल नहीं होंगे एंड मेंबर्स के किए हुए काम के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी. इसीलिए हम कहते हैं कंपनी इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन. ये भी कंपनी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसका मतलब है परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग है कि जब हम कंपनी बनाते हैं तो इस इंटेंशन से बनाते हैं कि ये फ्यूचर में परमानेंट चलती रहेगी. कंपनी के अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या कोई रिटायर हो जाता है, किसी वजह से चला जाता है, कुछ भी हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है या कुछ भी, कंपनी ख़त्म नहीं होती है. हमने लॉ के अकॉर्डिंग बनाया था और ये लॉ के अकॉर्डिंग ही वाइंड अप होगी. परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग यही होता है, इट फॉलोज द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न. ओके, आफ्टर दैट इट इज हैविंग कॉमन सील. राइट, सॉरी स्टूडेंट्स, कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर. कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो इट कांट साइन इट ऑन इट्स ओन. तो कंपनी को अगर अपने किसी डॉक्यूमेंट्स में अपने साइन करने होते हैं तो उस पर कंपनी की कॉमन सील हम लगा देते हैं. इसको हम बोल सकते हैं ऑफिशियल स्टैम्प ऑफ अ कंपनी.
तो अगर कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट में उसकी जो कॉमन सील लगी हुई है, इसका मतलब है वो स्टैम्प किया हुआ है कंपनी के द्वारा, तो कंपनी उन एक्ट्स के लिए लायबल होगी फ्यूचर में। नेक्स्ट इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। कंपनी इंटेंजिबल होती है, ना हम इसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। कंपनी को चलाने वाले इसके मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ये कभी भी हम इसको देख नहीं सकते। ये जो पॉइंट है, इसके थ्रू मैं एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये मैं आपको बताती हूँ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। गाइस, जो पर्सन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन, सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में कौन आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग हैं, मिस्टर ए या मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, वो सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा भी पर्सन्स होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था, इट इज एन लीगल एंटिटी। इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी इज अ लीगल पर्सन। अगर कंपनी कुछ अर्न करती है तो कंपनी पर टैक्स लगता है, तो इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी उसको एक पर्सन ट्रीट करती है। लेकिन कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन लाइक ह्यूमन बीइंग, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है, अपने नाम से किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, कोई कंपनी के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक गाइस, ये वाला टॉपिक भी हमने कवर कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, की कंपनी को कैसे करके क्लासिफाई किया गया है। कंपनी को क्लासिफाई करने के भी 3 बेसिस हैं, वो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। पहला जो डिवीजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। सेकंड, on the basis of members, number of members. And third, on the basis of control. So guys, ये है on the basis of liability, then on the basis of number of members, and third one is on the basis of control. One by one हम इसको सीखेंगे। तो पहला है on the basis of liability. लायबिलिटी के बेसिस पर कंपनी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी,
लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसमें जो कंपनी की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है बाय शेयर्स। इसमें एक और कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। राइट, अब एक और है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसको अनलिमिटेड कंपनी भी बोल सकते हैं। तो गाइस हमने पहले कंपनी को क्लासिफाई किया मेन हेड्स में ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब हम इसको भी सब बाइफरकेट कर रहे हैं। जो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है उसको हमने डिवाइड किया लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर्स, एंड सेकेंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनी। वन बाय वन हम इसको सीखेंगे। तो पहला है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बाय शेयर्स। गाइस जो कंपनी के जो भी मेंबर्स कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इट मीन्स कि जैसे आपने शेयर्स खरीदे, 5 लाख से शेयर्स खरीदे, 5 लाख आपने शेयर्स खरीदे और एक शेयर का जो प्राइस है दैट इज 10 रुपीज। 5 लाख शेयर्स है और एक शेयर का प्राइस क्या है 10 रुपीज। आपने क्या किया, अभी आपने इन शेयर्स पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग कंपनी को पे कर दिया। ये टोटल आपको कितना पे करना था 50 लाख। आपने 5 लाख शेयर्स पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग पे कर दिया, तो आपने 25 लाख पे कर दिया। अभी आपका कितना अनपेड रह गया है 5 लाख पर 5, आपका अभी ये और रिमेनिंग है, इट मीन्स 25 लाख। ये क्या है अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इस केस में कंपनी आपसे सिर्फ ये अमाउंट और मांग सकती है। तो यहाँ पर कंपनी की लायबिलिटी, सॉरी जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो लिमिटेड है वो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक ही है। अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो जो कंपनी है वो मेंबर्स से सिर्फ ये 25 लाख रुपीज़ और मांग सकती है। इसके अलावा कंपनी अपने शेयर होल्डर से और कुछ नहीं मांग सकती। जो मेंबर्स हैं उनकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो कंपनी के डेट्स के लिए लायबल नहीं है। तो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है वो बाय शेयर्स है। यहाँ पर जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो सिर्फ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक ही है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही सीखना है आपको कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी सिर्फ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक ही है। इसके अलावा कोई एडिशनल अमाउंट कंपनी अपने मेंबर्स से नहीं मांग सकती। कंपनी के डेब्ट्स को पे करने के लिए मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स बिल्कुल भी लायबल नहीं है। सेकेंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पर क्या है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं दैट इज द चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन के टाइम मेन डॉक्यूमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये टर्म्स हम आगे भी पढ़ेंगे डीपली। तो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक अमाउंट स्पेसिफाई होता है। अगर कंपनी के कुछ मेंबर्स ये गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है फ्यूचर में तो हम एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो इस केस में उन मेंबर्स से जिन्होंने गारंटी दी थी कंपनी को कि कंपनी के वाइंड अप हम ये अमाउंट, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था, मिस्टर ए ने गारंटी दी थी कि हम 10 लाख का अमाउंट कंपनी के वाइंड अप पर पे करेंगे, तो उनकी लायबिलिटी सिर्फ 10 लाख तक है। इसके अलावा कंपनी मेंबर्स से कुछ भी नहीं मांग सकती। तो ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनी। यहाँ पर क्या है गाइस, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर कंपनी लॉस में जाती है या कंपनी का वाइंड अप होता है तो जो कंपनी के जो डेट्स हैं उनको पे करने के लिए मेंबर्स की पर्सनल एसेट्स भी लायबल है। कंपनी उनकी पर्सनल एसेट्स भी ले सकती है कंपनी का जो लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए।
तो ये हो गई अनलिमिटेड कंपनी। ये हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। 3 तरह की कंपनी थी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अब हम ये वाला पॉइंट सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब हम ये सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। इसको भी सब बाइफरकेट करेंगे आप। फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी, सेकेंड इज पब्लिक कंपनी एंड थर्ड इज 1 पर्सन कंपनी। तो नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1 पर्सन कंपनी। ये 1 पर्सन कंपनी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OPC। तो 1 बाय 1 हम सीखेंगे कि किस कंपनी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी। गाइस जो ये हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो हम इसमें सब में सीखेंगे किसमें कितने मिनिमम मेंबर्स हैं और कितने मैक्सिमम नंबर्स इसमें होने चाहिए। तो फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी गाइस, इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए इट शुड बी 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स in the private company should be 2 and maximum number of members 200। गाइस इसमें मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होना चाहिए। इस रूल को हम वायलेट नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज पब्लिक कंपनी। इसमें भी हम पढ़ेंगे कितने मिनिमम एंड कितने मैक्सिमम रिक्वायर्ड है। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 7। यहाँ पर एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए, तभी आप एक पब्लिक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर अनलिमिटेड। गाइस यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ पब्लिक कंपनी तो आप नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। एक पॉइंट है जो मैं बताऊंगी, प्राइवेट कंपनी में एक रेस्ट्रिक्शन है। ये कंपनी दिस कंपनी कांट फ्रीली ट्रांसफर इट्स ओन शेयर्स। इस प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में कि वो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो अपनी कंडीशंस को पूरा करेंगे तभी कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड कंपनी इज़ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के में भी एक पॉइंट है, पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देयर इज़ नो एनी रेस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर, कैन फ्रीली ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ 1 पर्सन कंपनी। इस कंपनी में क्या है, एक ही पर्सन होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन होगा। यही पर्सन कंपनी इस्टेब्लिश करेगा और यही सिंगल पर्सन कंपनी को मैनेज भी करेगा। 1 पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन है, उसी ने कंपनी बनाई और वही कंपनी को चला रहा है। इवन इसमें एक सिंगल पर्सन है लेकिन फिर भी इसमें सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे जो एक रेगुलर कंपनी पर अप्लाई होते हैं। ये एक नॉर्मल रेगुलर कंपनी की तरह ही है। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वही फॉलो होंगे जो आपके नॉर्मल रेगुलर कंपनी में अप्लाई होते हैं।
तो गाइज ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। On the basis of control, company also bifurcated into three points. First is holding company. Second is subsidiary company. And third is associate company. वन बाय वन हम तीनों कंपनी को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कंपनीज कैसे करके बनती हैं और क्या होता है। पहली है होल्डिंग कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लेती है या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अपना कंट्रोल रखती है, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। गाइस, इट ओन्स more than 50% share capital of another company, या तो मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ओन करे, एक और चीज है, या फिर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही हो। कंट्रोल board of directors of another company। तो इस कंपनी को कहते हैं होल्डिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 75% शेयर होल्ड कर रही है, तो ए कंपनी हो जाएगी होल्डिंग कंपनी। या फिर ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर अपना कंट्रोल रखती है, जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके डिसीजंस जो हैं ए लिमिटेड लेती है, तो इसको हम ए लिमिटेड। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज होल्डिंग कंपनी, सेकेंड वन इज सब्सिडरी कंपनी एंड थर्ड वन इज एसोसिएट कंपनी। सो पहले हम होल्डिंग कंपनी की बात करेंगे। कोई भी ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी के एटलीस्ट 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स परचेज होल्ड कर रही है, तो उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। होल्डिंग कंपनी का अनदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रही है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी ए लिमिटेड का कंट्रोल है, तो इस केस में ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगी एंड बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी होगी। अब हम बात करेंगे सब्सिडरी कंपनी के बारे में। यहाँ हमने होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ा कि एक कंपनी जो दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रही है, तो जिस कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है होल्डिंग कंपनी, उस अनदर कंपनी को हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। तो ये इसी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 75% शेयर्स होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर ए लिमिटेड हो जाएगी होल्डिंग कंपनी एंड बी लिमिटेड हो जाएगी उसी की सब्सिडरी कंपनी। थर्ड इज एसोसिएट कंपनी। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस अपना ओवर कर रही है, तो जिस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दूसरी कंपनी के पास है, तो ऐसी कंपनी को हम कहेंगे एसोसिएट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड कंपनी के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को कवर कर रही है, तो यहाँ पर बी लिमिटेड जो है वो हो जाएगी एसोसिएट कंपनी। गाइस, आपको पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जो अनदर कंपनी है वो आपके एटलीस्ट 20% शेयर्स होल्ड कर रही हो, प्लस उस कंपनी का हमारी कंपनी के बिजनेस डिसीजंस में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, 20% एटलीस्ट शेयर्स होल्ड करे होने चाहिए, प्लस बिजनेस डिसीजंस में भी इस कंपनी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो गाइस, ये हमने ये तीनों कंपनीज़ के बारे में पढ़ा। अभी जो अब तक हमने कंपनीज़ पढ़ी वो हमारे जो सिलेबस है उसकी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ थी, बट इसके अलावा भी कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए और जो हमारे सिलेबस कंपनी लॉ में होती हैं। तो
इस तरह की 4 कंपनीज हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी, सेकेंड इज फॉरेन कंपनी, थर्ड इज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड फोर्थ इज डोमेंट कंपनी। एक एक करके हम इन चारों कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली है गवर्नमेंट कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 51% मिनिमम 51% शेयर्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने मिलकर परचेज कर रखे हैं तो ऐसी कंपनी बन जाती है गवर्नमेंट कंपनी। सेकेंड इज फॉरेन कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी जिसने अपना इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर करवाया है, सो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लस उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी होना चाहिए। दिस इज़ मस्ट, ये कंडीशन है कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो खुद चलाए या और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करे। तो वो कंपनी हमारी बन जाती है फॉरेन कंपनी और उस पर फॉरेन कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई होते हैं। थर्ड इज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। गाइज मैंने पहले भी आपको बताया कि कंपनी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बिजनेस करें, प्रॉफिट अर्न ही करें, नॉन प्रॉफिट के लिए भी मतलब चैरिटेबल पर्पज़ के लिए भी आप कंपनी बना सकते हैं। तो जो कंपनीज चैरिटेबल पर्पज़ लाइक आर्ट, कॉमर्स, इन सब चीज़, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों के लिए बनाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इनको हम सेक्शन 8 कंपनीज भी कहते हैं कि ये कंपनीज हमारे द कंपनीज है 2013 में सेक्शन 8 में कवर हैं। फोर्थ इज लास्ट, इट्स अ डोमेंट कंपनी। डोमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग कंपनी। ये करंट में कोई वर्क नहीं कर रहे, इनके पास कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा नहीं है, ना ही इनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। ये सिर्फ सेटअप इनका होता है कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, तो ये इसीलिए बनाई जाती हैं। इनके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादा नहीं है और इनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो नहीं करने हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो उनको फॉलो करने होते हैं। तो गाइज आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन। आगे की वीडियो में मैं आपको कंपनी लॉ के और टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।